हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा संस्कृत का थर्ड लेक्चर है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम आज अपना जो टॉपिक वर्ण परिचय में रह गया है यत्न, उसको कंप्लीट कर देंगे। और इसके कंप्लीट होते ही हमारा जो वर्ण परिचय चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस में इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो टॉपिक ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं इससे एमसीक्यू फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कुछ न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो उनके लिए मैं अब थोड़ा सा जो हमारी अभी 2 क्लासेस पहले प्रीवियस हो चुकी हैं उनका एक बार रैपिड रिवीजन करूँगा। तो थोड़ी देर उनका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी वर्ड की। तो वर्ड छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसको अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी छोटी से छोटी यूनिट जिसको और ज़्यादा लैंग्वेज में और ज़्यादा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, या छोटे से छोटा जो साउंड होता है उसको वर्ड कहते हैं। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो 2 टाइप्स के होते थे, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी स्वर क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ड जैसे कि जिनको उच्चारण के लिए अन्य वर्ड की सहायता नहीं होती, वो स्वतः ही यानी कि खुद से ही बाई सेल्फ खुद उच्चारित हो जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 थी। उसके बाद में हमने की मात्रा की बात, क्योंकि मात्रा के बेसिस पे हमने स्वरों को क्लासिफाई करना था। तो स्वरों के उच्चारण काल को, या फिर स्वर कितने टाइम तक के लिए बोले जा रहे हैं, उसके बेसिस पे स्वर 3 टाइप्स के थे। और वो जो बेसिस था वो मात्रा था, यानी कि स्वरों को कितने टाइम्स के लिए बोल रहे हैं वो मात्रा होती है। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने 3 प्रकार के थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर जैसे कि नाम से पता लगा तो एक मात्रिक, यानी कि जब एक मात्रा वाले होंगे तो बहुत ही कम समय तक के लिए इनका उच्चारण किया जाएगा या प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, तो उसकी ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन से? आ, ई, ओ, ऋषि और लृ। ठीक है, यहाँ पे ई जो है वो छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है। उसके बाद में दीर्घ स्वर, तो जो 2 मात्रा वाले होते हैं, ये देखिए ऐसे स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ काल के लिए, जाहिर सी बात है जब द्विमात्रिक के 2 मात्रा वाले हैं तो दीर्घ काल के लिए इनका जो है प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, तो वो दीर्घ स्वर है। इनकी संख्या 8 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊट, बड़ा ऋषि। ये ऋषि जो है छोटा ऋषि नहीं है ऊपर वाला, ये बड़ा ऋषि है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। इस पर डबल टा आता है। ठीक है, तो ये बड़ा ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद हमने बात की थी प्लुत स्वर। तो ऐसे स्वर जिनका प्रयोग केवल वेदों में किया जाता है। जनरली लैंग्वेज में हम प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं करते। कैसे लिखते हैं? कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर लेकर उसके आगे हिंदी का 3, हिंदी काउंटिंग में जब हम 3 बनाते हैं वो लगा दीजिए तो हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया ओम, उसमें हमारा प्लुत स्वर यूज होता है। ठीक है। अब ये त्रिमात्रिक होंगे, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक थे और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है, और तो फिर जो हमारे प्लुत स्वर है वो जाहिर सी बात है त्रिमात्रिक ही होंगे। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर 3 टाइप्स के थे, यानी कि कौन से स्थान से स्वर बोले जा रहे हैं उसके अनुसार स्वर स्वर 3 प्रकार से। कौन कौन से? उदात्त, यानी कि तालु आदि स्थानों के उच्च भाग से, ऊपर वाले भाग से उच्चारित होते हैं, उनको उदात्त कहते हैं। अनुदात्त, यानी कि तालु आदि स्थानों के या फिर पैलेट जो आदि या फिर ईटीसी जो प्लेस हैं उनके ऊपरी भाग से उच्चारित होने वाले अनुदात्त, निम्न भाग से उच्चारित होने वाले अनुदात्त। और स्वरित जब उदात्त और अनुदात्त की एक ही वर्ण में समानता होती है, मतलब सेम वर्ड अपर पार्ट से ही बोला जाए और लोअर पार्ट से ही बोला जाए। ठीक है, उच्च भाग से भी और निम्न भाग से। उसके बाद में हमने बात की थी व्यंजन। तो जब स्वर के लिए, जो स्वर को प्रोनाउंसिएशन के लिए हेल्प की ज़रूरत नहीं थी लेकिन व्यंजनों को होती है, तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 23 होती है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन जो अगेन 4 होते हैं। 4 4 8 प्लस 25 33 टोटल। ठीक है। कैसे? स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया था। टोटल 25 थे, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया, तो एक वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? 5, 5 5 25। ठीक है। उसके बाद में जो 5 वर्ग थे वो कैसे कैसे थे? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में ये 5 वर्ड इंक्लूडेड थे, चा वर्ग में ये 5 वर्ड इंक्लूडेड थे, टा वर्ग में ये 5 वर्ग इंक्लूडेड थे, ता वर्ग में ये ता था दा था ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगेन 4 होती थी। यड़ प्रत्याहार इसके अंदर आते थे। यड़ प्रत्याहार के 4 वर्ड यारा लावा की हमने बात की थी, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा।
उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 थी। इसमें शल प्रत्याहार के वर्ण आते थे, शल प्रत्याहार शाशा या खा, यानी कि ये सा है, शाशा सा हा, ठीक, यानी कि सा है। प्रकार व्यंजन 3 प्रकार के हो गए थे। अनुनासिक, ऐसे अनुनासिक हमारे ऐसे वर्ड जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते थे वो अनुनासिक, और उसके अगेंस्ट जो हमारे केवल मुख से बोले जाते थे वो अनुनासिक या निरनुनासिक। पिछला वाला लेक्चर देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने बात की थी माहेश्वरी सूत्र की। माहेश्वरी सूत्र की संख्या 14 होती है, 14। कौन कौन से? आ ई उड़, रेल रख, ए ओट, ए ओच, हैवरट, लड़, अमर डड़नम, झ भया, घ ढदशा, ज बगर डदशा, ख फ छठा, त छ, ट तव, क पाया, श श सारा और हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र से, इनसे हमने प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या था? आदि अंत्यन संहिता, मतलब स्वर और व्यंजनों को बहुत ही कंपाइल वर्जन में लिखना या संक्षेप में लिखना प्रत्याहार कहलाता था, ठीक है। 14 माहेश्वरी सूत्रों से 42 प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार बनते थे। इनको अर्थ समझने में सहायता मिलती थी सूत्रों की। किस प्रकार से? अड़, अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड इंक्लूडेड होंगे वो हमने बात की थी। आ ई उड़, रील रख, ए ओड, ए ओच, अच में कैसे कैसे वर्ड निकालने वो हमने पिछले लेक्चर में पूरी बात की थी। ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, यहाँ बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने कुछ इसके रूल्स बताए थे। उसके बाद में मैंने एक बात की थी वर्ड स्थान तालिका की। वर्ड स्थान तालिका, जैसे कि नाम से ही पता लगा, वर्ड स्थान, वर्डों की स्थान वाली तालिका, यानी कि जो तालिका वर्डों का स्थान बताती है। तो वर्डों के उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए मुख्य जिन अंगों की आवश्यकता होती है वे उन अंगों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जैसे कि कंठ, कंठे वर्ड, अकु विसर्जन, यह नाम इसका सूत्र था। इसमें से आ तो आ, बड़ा आ और छोटा आ, उसके बाद में का तो का वर्ग पूरा, और हा आया तो हा आ गया, और विसर्ज, विसर्ज मतलब विसर्ग वाले वर्ड, ये सब इनका स्थान कंठ होगा, ठीक। उसके बाद में बात की थी हमने तालु, यानी कि तालु से, यानी कि पैलेट से बोले जाने वाले वर्ड, ठीक है। तो इचुएशनम तालु इसका सूत्र था। सूत्र आपको याद करना, सूत्र से वर्ड कैसे इंक्लूडेड है वो मैंने बताया था। एक्सक्लूड करने, ई छोटा ई बड़ा ई, चा आया तो चा, और उसके बाद में या आया तो या, और उसके बाद में शाह आया तो शाह। इसी तरीके से सब सूत्रों की हमने बात की थी पीछे, एक बार पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं कुछ एक मैंने टेबल दी थी सिंपल सी, इस टेबल पे आप काम करिएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है बीएमएस फर्स्ट ईयर संस्कृत के पेपर में, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें हम अपना कंप्लीट करेंगे यत्न, ठीक है, यत्न। तो यत्न की बात करते हैं, स्वर और व्यंजनों के उच्चारण में शरीर के जिन अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने बात की थी का वर्ग को बोलने के लिए हमारे कंठ की ज़रूरत पड़ती थी, तो कंठ हमारा यत्न है यहाँ पर। तो स्वर और व्यंजनों के उच्चारण में, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में शरीर के जिन अंगों की आवश्यकता होती है या उनके द्वारा जो चेष्टा, चेष्टा मतलब इच्छा करनी पड़ती है या मेहनत करनी पड़ती है, उसे यत्न कहते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड को बोलने के लिए मुझको ये चेष्टा करनी पड़ती है, जो इच्छा करनी पड़ती है, उसको यत्न कहते हैं, ठीक है। यत्न कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कैसे कैसे? बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। ये हमारी सिलेबस की कॉपी में भी दे रखे हैं दोनों टॉपिक, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न की। तो यत्न हमारा क्या हो गया? स्वर और व्यंजनों के उच्चारण में शरीर के जिन अंगों की, यानी कि कौन से अंग से कौन सा पर्टिकुलर पार्ट बोला जा रहा है या कितनी मेहनत उस पार्ट के द्वारा की जा रही है, अच्छा की जा रही है, वो यत्न कहलाता है। उसके बाद में हमने बात की थी बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हमारा यत्न 2 टाइप्स के थे, बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न। सबसे पहले करते हैं हम बात बाह्य प्रयत्न की। तो कह रहे हैं ध्वनि उत्पन्न करते समय किया गया यत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मान लो मेरे को का वर्ड जो है उसको अपनी माउथ से बोलना है, तो इसमें 2 प्रोसेस करूँगा मैं हमेशा। एक तो मेरे माइंड में एक प्रोसेस इनिशिएट होगी कि मेरे को का बोलना है। दूसरा, मैं अपने माउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि कंठ, दो होठ, दांत, इन सबको इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा कि का वर्ड निकले। तो मेरे माइंड में ये बात आई, ये है अभ्यंतर प्रयत्न, और मैंने माउथ को अपने इस प्रकार सेट किया कि मैं का को बोल पाऊँ, वो मेरा बाह्य प्रयत्न है, ठीक है। ये बात समझ में आई? थोड़ा थियोरटिकल फॉर्म देख लेते हैं कैसे एग्ज़ाम में, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते, एग्ज़ाम में थियोरटिकल फॉर्म लिखना पड़ता है। तो एक बार ये देख लेते हैं, एक सेकेंड। कोई भी डाउट होता तो आप ड्यूरिंग द क्लास पूछ लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। ध्वनि उत्पन्न करते समय किया गया यत्न,
बाह्य प्रयत्न कहलाता है। और ये मुख के बाहरी वर्णों को साकार, मैंने कहा नहीं, बाहरी वर्णों को, बाहरी बहन नाम है बाह्य, तो बाहरी वर्णों को यानी कि माउथ से कौन सा वर्ड निकालना है उसको कंप्लीट कराते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न करते समय, यानी ना कि ध्वनि को सोचते समय या ध्वनि का विचार आते समय, बल्कि ध्वनि उत्पन्न करते समय, एट द टाइम जो यत्न करना पड़ रहा है वो बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आएगा तो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो बाह्य प्रयत्न 11 टाइप्स का, इसी फॉर्म में याद रखना। व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये देखिए, व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित हमने पहले पढ़ लगे। ये 3 हमको याद है, ये 8 हमको याद करने हैं। तो इस प्रकार ये पूरे 11 हुए। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें इंक्लूडेड होंगे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था विवार, श्वास, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष। तो हमारा विवार, श्वास और अघोष, इन 3 प्रयत्न का उदाहरण खर प्रत्याहार है। इससे क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के वर्ड कैसे कैसे इंक्लूड करोगे, निकालोगे, पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। माहेश्वरी सूत्र कौन से, ये माहेश्वरी सूत्र देखिए, 11th माहेश्वरी सूत्र क्या इसी प्रकार से है। खा स्टार्टिंग में आ गया और रा 13 की लास्ट में आ गया। तो खर प्रत्याहार के वर्ड आप निकाल सकते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ड किसमें कंक्लूड किए जाएंगे, विवार, श्वास और अघोष में। ठीक, तो खर प्रत्याहार का अगर कोई पूछता है कि कौन सा प्रयत्न होता है तो विवार, श्वास और अघोष, या फिर रिवर्स क्वेश्चन पूछता है कि विवार, श्वास और अघोष, इनका एग्जाम्पल तो खर प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ड हैं वो सब इन तीनों के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करते हैं संवार, नाद और घोष। पहले बात की विवार, श्वास, अघोष। अब बात करते हैं संवार, नाद और घोष। तो इसका हर्ष प्रत्याहार, जैसे ऊपर खर प्रत्याहार था वैसे ही हर्ष प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार के वर्ड का कौन सा प्रयत्न होता है, संवार, नाद और घोष। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं अल्पप्राण। तो हमने एक पूरी टेबल पढ़ी थी व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की 25 टेबल। कैसे, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, छ, झ, न, सॉरी, झ, ट, ठ, र, र, ड़। कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा इसको स्पेस हमारे पास कम पड़ गया, कोई नहीं। एक बार दोबारा देख लेते। सबसे पहले क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इ, त, थ, द, थ, न, प, फ, प, फ, म। और एक इधर लिख रहा हूँ, देखिए या र, सॉरी एक इसमें तावर्ग रह गया है, त, थ, द, ध और न। देखिए इसमें कह रहे हैं वर्ग के प्रथम, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम। इसको क्लियर कीजिएगा। वर्ग के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, या फिर थोड़ा सा मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो जितने भी मेरे ओड नंबर वाले ग्रुप्स थे उन सबका अल्पप्राण होता है। और साथ में यड़ प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड थे मैंने बताया था, यारा, ला, वा। और वो कैसे थे वो आप घर से निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है,
11 लावा। तो वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग कहाँ गया? एक बार ये देखिए, ये देखिए यहाँ बात करते हैं वर्ग कौन से की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे 5 वर्ग हमारे थे। तो वर्ग है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, फोर्थ वर्ग और फिफ्थ वर्ग। तो फर्स्ट की, थर्ड की और फिफ्थ की, इन सब की कौन सा प्रयत्न होता है? विवार, संवार और घोष। ठीक, विवार, संवार और अघोष। ठीक है। सॉरी, ये अल्पप्राण। तो वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम इन वर्ड्स का कौन सा प्रयत्न हुआ? अल्पप्राण। और कौन सा प्रत्याहार हुआ? यड़ प्रत्याहार। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं महाप्राण की। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हम बात पहले कर चुके हैं। उदात्त मतलब तालु आदि स्थानों के उच्च भाग से जो उच्चारित होने वाले वर्ड हैं, और तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित होने वाले वर्ड जो हैं वो अनुदात्त। और दोनों की एक ही वर्ड में समानता होती है, ऐसे वर्ड जो दोनों स्थानों से बोले जाते हैं वो स्वरित। तो बात करते हैं महाप्राण की। तो जब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रह गया, हो गया है ऊपर, तो जितने भी हमारे इवन नंबर वाले वर्ग बचे हैं 2 और 4th, वो महाप्राण में, और साथ में शल प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार ऊपर आ गया तो शल प्रत्याहार नीचे आएगा, वो महाप्राण में आता है। ठीक है, क्लियर। 2 और 4th, सेकेंड और फोर्थ वर्ग, यानी कि ओड वाले अल्पप्राण में और इवन वाले महाप्राण। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की। तो ध्वनि उत्पन्न करते समय वर्ण उत्पत्ति से पूर्व, देखिए वर्ण उत्पत्ति से पूर्व, पूर्व यानी कि वर्ण की उत्पत्ति अभी हुई नहीं है, उससे पूर्व यानी कि पहले किया गया यत्न अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। उसके कितने टाइप्स थे? 11। इसके कितने टाइप्स हैं? 5। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, संवृत प्रयत्न। अगेन स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत प्रयत्न। क्लियर। ठीक है। उसके बाद में देखिए स्पृष्ट प्रयत्न। तो नाम से पता लगता है स्पृष्ट यानी कि स्पर्श व्यंजन, यानी कि का से माँ तक, का वर्ग, चावर, टावर, तावर, पावर। पावर में कौन कौन से आते हैं? पाफा, बाभा, माँ। तो पा से, का से माँ तक के वर्ग जो थे उनका स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट में भी अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है। तो कौन कौन से? ये का, खा, गा, घा, ढा, चा, छा, जा, झा, या टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धाना, पाफा, बाफा, माँ, या वहाँ है। ठीक है। ये स्पर्श प्रयत्न वाले, यानी कि स्पर्श संज्ञक वर्ण, यानी कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनका स्पष्ट प्रयत्न होता है। कोई भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन का कौन सा प्रयत्न है, तो स्पष्ट प्रयत्न। क्लियर। उसके बाद की बात करते हैं ईशत स्पष्ट। तो अब हमारे, हमने स्पर्श व्यंजन की बात की, स्पर्श के बाद में हमारे कौन से आते थे? इंतस्त, अंतस्थ व्यंजन। तो स्पष्ट, ईशत स्पष्ट। ईशत स्पष्ट का हमारे कौन सा एग्जाम्पल हो गया? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आता है? यड़ प्रत्याहार। कौन कौन से 4 वर्ड थे? यारा, लावा। क्लियर। बाद में आता है विवृत प्रयत्न। विवृत प्रयत्न मतलब सभी स्वर इसका उदाहरण है। क्लियर। या फिर आप स्पष्ट पढ़ने के बाद पहले, सबसे पहले ईशत स्पष्ट के बाद ईशत विवृत पाइए यहाँ पर, इसको भी स्किप कीजिए, थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए, विश्वास रखिए। ये देखिए ईशत विवृत, ईशत स्पष्ट, ईशत विवृत। तो हमने सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, वो स्पष्ट में आ गए। ईशत स्पष्ट में हमने अंतस्थ व्यंजन डाल दिए। अंतस्थ व्यंजन के बाद हमने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन, जिसका एग्जाम्पल था शल प्रत्याहार, शाशा, साहा, वो आ गए ईशद विवृत में। ठीक है। उसके बाद में हमारा विवृत प्रयत्न आया। इसमें सभी स्वर यानी कि अच प्रत्याहार के जितने भी वर्ड हैं आप निकाल के देखिए, आ, ई, उ, ऋषि, लिरा और उ, ए, औ, औ, ये सब 13 जो वर्ड आते हैं हमारे स्वर या फिर वोवेल्स, वो अच प्रत्याहार में उनका कौन सा प्रयत्न? विवृत प्रयत्न। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच प्रत्याहार या सभी स्वरों का जो प्रयत्न है अभ्यंतर प्रयत्न, वो कौन सा है? विवृत प्रयत्न। उसके बाद में आता है सबसे लास्ट संवृत प्रयत्न। तो ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार मतलब, ह्रस्व मतलब छोटा आ, आकार मतलब ऐसे वर्ड जो आ से स्टार्ट होते हैं, आ,
जैसे अनार, तो आ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा आ। छोटा आ की उच्चारण अवस्था या प्रयोग अवस्था, प्रयोग अवस्था क्या होती है, यानी कि वर्ड की प्रयोग अवस्था क्या होगी, उनको बोला जाए तो उच्चारण अवस्था यानी कि बोलते टाइम, या फिर प्रयोग अवस्था यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करें तो संवृत प्रयत्न होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत पूछिए। कोई नहीं, ठीक है। किसी को कोई भी ड्यूरिंग द क्लास डाउट हो या रिकॉर्डेड लेक्चर में डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पर्सनली मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं रखेंगे। ये हमारा वर्ड परिचय आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपनी संज्ञा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।